Hello students, welcome back to our YouTube channel of toppercbse.com. Today we are going to start our lecture number 1 of our class 12th physics. अपनी जो फिजिक्स है उसका सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जिसमें हम स्टार्टिंग के दो चैप्टर्स को कवर करते हैं। पहला चैप्टर अपना है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और दूसरा जो चैप्टर है वो है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो आज के लेक्चर में हम पहले चैप्टर के इलेक्ट्रिक चार्ज के कॉन्सेप्ट के बारे में स्टार्टिंग करेंगे, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है और किस तरह से किसी भी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। किसी भी लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप ये देखोगे कि मेरी जो लेक्चर्स है उसके अंदर आपको क्विक माइंड मैप जरूर मिलेगा, जिसमें हमें ये पता लगता है कि हम इस चैप्टर में कहाँ पहुँच चुके हैं और हमने क्या करना है। तो आइए देखते हैं अपना क्विक माइंड मैप इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। स्टार्टिंग का जो चैप्टर अपना है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसके दो कॉन्सेप्ट बनते हैं। एक बनता है चार्ज से रिलेटेड और दूसरा कॉन्सेप्ट बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। तो यहाँ जो मैंने कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा है वो इलेक्ट्रिक चार्ज का रखा है, यानी कि इस क्विक माइंड मैप को अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड अपना हाफ चैप्टर ऑलमोस्ट कवर कर लेंगे, जो स्टार्टिंग का चैप्टर है उसका। तो ये देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है ये डिस्कस करने वाले हैं आज हम, और साथ ही हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग एनी बॉडी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती क्या है। तो नाम से क्लियर हो रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है चार्ज एंड स्टैटिक्स का मीनिंग होता है एट रेस्ट। इस पॉइंट को समझने के लिए ये जो थ्री चार्जेस गिवन है इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो चार्ज आपका है ये है रेस्ट में, सेकंड जो चार्ज है वो मूव करने लग रहा है बट इट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, और थर्ड वाला जो चार्ज है वो मूव कर रहा है बट इसकी जो स्पीड की वैल्यू है इट इज नॉट कांस्टेंट। इसकी जो स्पीड की वैल्यू है वो लगातार वेरी करती है। इट मीन चार्ज मे बी एक्सीलेटेड और डी एक्सीलेटेड। तो इस तरह से देखिए, जब कोई चार्ज रेस्ट में रहता है तो वो अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी तरह से अगर चार्ज मूव करता है विद यूनिफॉर्म स्पीड तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट करता ही करता है, साथ ही वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। और थर्ड सिचुएशन में देखें, जब चार्ज अपना एक्सीलरेट होता है यानी कि उसकी स्पीड वेरिएबल है, उस केस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड के अलावा वो रेडिएशन भी एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये जो स्टार्टिंग की कंडीशन को छोड़कर ये दो सिचुएशन जो आपकी है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काउंट नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि अपना जो चार्ज है वो मूव करने लग रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने चार्ज की स्टडी करना है, और चार्ज हमेशा कैसे मिलेगा आपको? रेस्ट में मिलेगा। हम इस तरह भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम चार्ज की प्रॉपर्टी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग क्या हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, यानी कि हम चार्जेस की स्टडी करेंगे और वो चार्जेस हमेशा कैसे मिलेंगे आपको? रेस्ट में मिलेंगे। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले ये चार्ज होता क्या है। देखो, मास, हम जानते हैं कि मास क्या होता है। आपने क्लास प्लस में पढ़ा है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपने ये भी देखा है कि दो बॉडीज जिनके अंदर मास होता है वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। अगर इन्हीं दोनों बॉडीज को मैं कंसीडर करता हूँ, मान लेता हूँ कि पहली बॉडी का मास m1 है, दूसरी बॉडी का मास m2 है, और दोनों बॉडीज के बीच में जो गैप है वो r है। तो न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है कि दोनों जो बॉडीज हैं वो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेगी, और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको मैंने Fg से रिप्रेजेंट किया है, और ये आपको पता है ये हमेशा होती है अट्रैक्टिव। अब ये देखिए, आपने क्या किया, इन दोनों बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया। किसी भी तरह से हम दोनों बॉडीज से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। जैसे ही इन बॉडी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है तो आप ये देखोगे कि ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देती है।
पहले क्या था, पहले जब तक हमने इनसे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव नहीं किए थे उस केस में ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग रही थी। बट ऐसा क्या हुआ कि जैसे ही हमने इन दोनों बॉडी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट करती है। तो इसी प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रॉन के रिमूव करने के बाद में इन दोनों बॉडीज के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी अपीयर हुई है जिसकी वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करने लग गए हैं। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को ही हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। तो ये देखिए, आप ये कह सकते हैं कि चार्ज जो है वो भी एक प्रॉपर्टी है, जस्ट लाइक मास। चार्ज और मास दोनों प्रॉपर्टीज हैं। मास की वजह से तो हमने देखा कि कौन सी फोर्स बनती है, वो बनती है ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये चार्ज जो है इसकी वजह से जो प्रॉपर्टी बनती है, जो फोर्स बनती है, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सिंपली हम इलेक्ट्रिक फोर्स भी कह सकते हैं। तो इस पॉइंट से ये कंक्लूजन निकलता है कि जस्ट लाइक मास, जैसे बॉडी के अंदर मास होता है उसी तरह से किसी बॉडी के अंदर चार्ज भी हो सकता है। चार्ज इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी कि चार्ज जो है मैटर की खुद की प्रॉपर्टी होती है। ये बात अलग है कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि चार्ज को हम आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। कुछ खास सिचुएशन ही होती है जहाँ पर हम चार्ज को देख पाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर जब हम कॉम्ब को अपने हेयर्स के साथ में रब करते हैं तो आप देखते हो कॉम्ब जो है वो कागज़ के छोटे पीसीज को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। इसी तरह से सर्दी के टाइम में जब हम स्वेटर को बाहर निकालते हैं और अगर रूम में अंधेरा है तो हमें ये देखने को मिलता है कि स्वेटर को निकालते टाइम कुछ स्पार्किंग अपने को दिखाई देती है। तो ये जो है ये किसकी वजह से होता है, चार्जिंग की वजह से होता है। तो चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है मैटर की, जिसकी वजह से मैटर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है या फिर एक्सपीरियंस करता है। जैसे आपने देखा था कि इन दोनों बॉडी से इलेक्ट्रॉन मूव करने के बाद में ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देती है। इसी तरह से अगर एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर दें और दूसरी बॉडी को दे दें तो ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगी और वो अट्रैक्शन कहीं ज़्यादा होगी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। अब उसके बाद में देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। इसको समझने के लिए हम इस एटम के स्ट्रक्चर को देखते हैं। एटम के मॉडल्स आपने पढ़े हैं क्लास +1 में। उसमें आपने ये पढ़ा कि एटम के सेंटर के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और न्यूक्लियस के चारों तरफ पार्टिकल्स जो रिवॉल्व करते हैं उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने ये भी पढ़ा था कि प्रोटॉन पे हम पॉजिटिव चार्ज लेके चलते हैं और इलेक्ट्रॉन पे हम नेगेटिव चार्ज लेके चलते हैं। और स्टार्टिंग में जब कोई भी एटम न्यूट्रल होता है उस केस में आपने ये पढ़ा है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं, जिसकी वजह से एटम जो है वो न्यूट्रल रहता है। बट जैसे ही कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने पढ़ा है कि सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो क्या बनाता है, सोडियम प्लस आयन बनाता है। तो जैसे ही सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। इसी तरह से आपने ये पढ़ा है जो क्लोरीन होता है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और वो Cl- बनाता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं उस केस में एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज लेके चलते हैं। तो उसका सिंपल सा रीज़न है कि स्टार्टिंग में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो काउंटिंग है वो इक्वल होती है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं तो प्रोटॉन ज़्यादा होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन गेन होने की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब काफ़ी स्टूडेंट इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव ही क्यों लिया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि दिस इज सिंपली साइन कन्वेंशन। ये एक साइन कन्वेंशन है अपनी साइंस का। पॉजिटिव और नेगेटिव जिस तरह से एक दूसरे के अपोजिट होते हैं उसी तरह से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की स्टडी में ये पाया गया कि प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज जो हैं उनमें काफ़ी मेन प्रॉपर्टीज ऐसी थी जो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट थी। इस तरह से
प्रॉपर्टीज अपोजिट होने की वजह से एक को हमने पॉजिटिव सिंबल दे दिया और दूसरे को नेगेटिव सिंबल दे दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तब पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज कब होता है? जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है, उस केस में। अब हम देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग, किस तरह से किसी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग एनी बॉडी: चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि फ्रिक्शन से किस तरह से बॉडी को चार्ज किया जाता है, किस तरह से कंडक्शन से किया जाता है और किस तरह से इंडक्शन से किया जाता है। तो इंडक्शन जो है ये बिल्कुल आपके लिए नया टॉपिक रहेगा। इसके अलावा फ्रिक्शन और कंडक्शन ये कॉमन लाइफ से मिलते जुलते टॉपिक्स हैं जो हम समझ सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आइए देखते हैं सबसे पहला मेथड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। आपने कभी नोट किया होगा कि सर्दी के टाइम में हम अपने हाथों को रब करते हैं। जब अपने हाथों को हम रब करते हैं तो उस केस में हम देखते हैं कि अपने हाथ रब करने से गर्म हो जाते हैं। तो यानी कि फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। ये तो साइंस का रूल भी है। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो हाथ को हम रब करते हैं उस टाइम काइनेटिक एनर्जी होती है और रब करने की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो लगातार हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने लग रही है। इसी तरह से जब दो बॉडी, जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, ग्लास रोड को जब सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया जाता है, जैसे हमने अपने हाथों को रब करके देखा हीट प्रोड्यूस हुई, इसी तरह से जब हम ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे तो कुछ अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से जो ग्लास रोड है उसके इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे सिल्क क्लॉथ के पास। तो ग्लास रोड के पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और सिल्क क्लॉथ के पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ऐसा क्यों हुआ है? तो इसका रीजन क्या होता है कि जब दो बॉडीज को रब किया जाता है देन देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यानी कि सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंड्स होते हैं, आपको पता है इस बात का। और जैसे ही हीट बनेगी, हीट बनने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन हीट गेन करेंगे और दोनों बॉडीज में से जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है उससे इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वाली बॉडी के पास ट्रांसफर हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सिंपली अगर मैं ये कह दूं ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, जब इन दोनों को रब करते हैं तो रब करने की वजह से इन दोनों के बीच में हीट प्रोड्यूस होगी और ए बॉडी से इलेक्ट्रॉन जो है वो बी के पास ट्रांसफर हो जाएंगे। ऐसा ही कुछ होने लग रहा है ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ के केस में। इस तरह से काफी सारे एग्जांपल यहाँ गिवन है। वुलन क्लॉथ और एम्बर रोड के लिए भी ऐसा ही होता है, वुलन कोट और प्लास्टिक सीट के लिए ऐसा होता है। तो इनमें से कुछ बॉडीज पॉजिटिव चार्ज लेती है, कुछ नेगेटिव लेती है। अब पॉइंट ये आता है कि कौन सी बॉडी पॉजिटिव बनेगी और कौन सी बॉडी नेगेटिव बनेगी। इसको समझने के लिए हम यूज करते हैं एक सीरीज, इसे बोलते हैं हम ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। ये ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज क्या कहती है? ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज जो है ये साइड में मैंने यहाँ पर बना रखी है। इनमें मैंने वही एग्जांपल्स लिए हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले हैं। वैसे इसकी कोई लिमिट नहीं है। जितने भी मटेरियल है उन सबको रब करेंगे तो कोई ना कोई पॉजिटिव या कोई ना कोई नेगेटिव बनने के चांस जरूर होंगे। तो इस तरह से लिस्ट लगातार बढ़ती जाएगी। बट हमने इसमें वही मटेरियल शो किए हैं जो हम कॉमनली अपने कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यूज करते हैं। तो जैसे ह्यूमन हैंड्स, ग्लास, ह्यूमन हेयर, नायलॉन, कैट फर या वूल, सिल्क, कॉटन, वूल, एम्बर, एबोनाइट और प्लास्टिक रैप। तो ये देखो ये सीरीज क्या कहती है, जब इस सीरीज में से किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी आपने देखा था कि आपने ग्लास रोड को रब किया था सिल्क से। जब ग्लास रोड को सिल्क से रब करते हैं, ग्लास रोड और सिल्क को आपस में रब करते हैं तो सीरीज में जो ऊपर होगा, सीरीज में जो ऊपर की तरफ होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और सीरीज में जो नीचे मिलेगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इट मीन जो ग्लास रोड है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, जिसकी वजह से ग्लास रोड पे पॉजिटिव और सिल्क के पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि सिल्क हमेशा नेगेटिव चार्ज ले। कैसे? जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर सिल्क और एम्बर को आपस में रब किया जाता है, सिल्क और एम्बर को आपस में रब किया जाता है, तब क्या होता है? सिल्क और एम्बर को
तो ये देखिए सीरीज के अकॉर्डिंग सिल्क ऊपर की तरफ आता है और एम्बर नीचे की तरफ आता है। तो सिल्क क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वो किसके पास ट्रांसफर हो जाएंगे, एम्बर रोड के पास। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जब ग्लास रोड के साथ सिल्क को रब किया था तब सिल्क के पास नेगेटिव चार्ज था, जब इसको एम्बर के साथ रब किया तब सिल्क के पास पॉजिटिव है। तो आपने ऐसी क्लेमिंग नहीं करनी कि सिल्क हमेशा नेगेटिव होता है, ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं होता है। सीरीज के अकॉर्डिंग हमें चेक करना होगा कि कौन सी बॉडी पॉजिटिव चार्ज गेन करेगी और कौन सी बॉडी नेगेटिव चार्ज गेन करेगी। तो देखते हैं क्या कहती है सीरीज। व्हेन टू सब्सटेंसेस गिवन इन द सीरीज आर रब्ड टुगेदर देन सब्सटेंस अपर इन द सीरीज बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड सब्सटेंस लोअर इन द सीरीज बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड, जो कि मैंने आपको समझाया है। उसके बाद में देखते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, अपना सेकंड मेथड है। चार्जिंग बाय कंडक्शन का मीनिंग सिंपल सा है, आपके पास एक बॉडी है जिसके पास चार्ज है और दूसरी बॉडी है उसके पास चार्ज नहीं है या फिर इसके पास चार्ज की कमी है। तो हम क्या करते हैं, जब जिसके पास चार्ज ज़्यादा है उस बॉडी को टच करते हैं कम चार्ज वाली या बिना चार्ज वाली बॉडी से, वायर की हेल्प से या डायरेक्ट टच करते हैं, तो आप क्या देखोगे कि सम ऑफ द चार्ज फ्रॉम चार्ज्ड बॉडी ट्रांसफर टू द अनदर बॉडी जो कि अनचार्ज है या जिसके पास चार्ज की वैल्यू कम है। तो इस तरह से दो बॉडीज को टच करने से जो चार्ज का ट्रांसफर होता है, इसी मेथड को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। यानी कि इस बॉडी को अगर मैं बॉडी ए मान लेता हूँ, इसको बॉडी बी मानता हूँ, तो बॉडी बी को हमने ए की हेल्प से चार्ज किया है जब दोनों को टच किया। तो इस तरह से इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। When an insulated conductor is brought in contact with charged body, it gets some charge from charged body. This is known as conduction. Conduction is possible only in conductors, not in insulators. यानी कि जो बॉडी है ये कंडक्टिंग होनी चाहिए, इंसुलेटिंग नहीं होनी चाहिए। यानी कि एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बी को प्लास्टिक की बॉल मान लेता हूँ तो उस केस में ए बॉडी से बी के पास चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा। ये तभी पॉसिबल है जब बी जो है वो कंडक्टिंग बॉडी हो। उसके बाद ही हम देखते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये सबसे हटके कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में और कंडक्शन वाले कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस था कि कंडक्शन वाले केस में आपने देखा था कि दो बॉडीज को टच करने के बाद में ही चार्ज का ट्रांसफर होता है। बट हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करेंगे कि इस बॉडी को मैं मान लेता हूँ, इस बॉडी को ए, और ये ग्लास, ये रोड मान लिया मैंने, अब ग्लास रोड या कोई भी बॉडी मान लेते हैं जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिवली चार्ज रोड की हेल्प से इस ए बॉडी को चार्ज करने की कोशिश करेंगे। और इसमें क्या खास बात होगी, इसमें हम देखेंगे कि हम इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को इस ए के साथ टच भी नहीं करेंगे। तो बिना टच किए अगर ए पे हम चार्ज क्रिएट कर देते हैं तो इस मेथड को हम बोलेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। यानी कि द फिनोमिनन ऑफ चार्जिंग इन न्यूट्रल बॉडी विद द हेल्प ऑफ अनदर चार्ज बॉडी विदाउट एनी एक्चुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। ये बात आपने याद रखनी है कि दोनों बॉडीज के बीच में कोई भी एक्चुअल कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए। इस मेथड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इसको कैसे करते हैं, इसको समझने के लिए देखिए डायग्राम। देखो, जब ये ग्लास रोड इस सफियर से दूर है उस केस में सफियर के पॉजिटिव और नेगेटिव यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी कि एटम के अंदर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ है। पर जैसे ही हम क्या करते हैं, इस ग्लास रोड को नज़दीक लेके जाते हैं, तो मान लिया आपने ग्लास रोड को इस सफियर ए के नज़दीक लाना है, तो जब इसको नज़दीक लाते हैं तो आपको पता है कि पॉजिटिव जो होता है वो हमेशा अट्रैक्ट करता है नेगेटिव चार्ज को। तो ये देखिए कि जैसे इस रोड को पास लाएंगे तो इस सफियर के जो नेगेटिव जो चार्ज थे वो सभी अट्रैक्ट होकर सफियर के लेफ्ट सरफेस पे आ जाएंगे और जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिपेल होकर चला जाएगा राइट सरफेस की साइड में। तो इस तरह से आपने देखा कि जो चार्ज है उसका जो सरफेसिस के ऊपर ट्रांसफर होने लग रहा है। जो ग्लास है, ग्लास के पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ग्लास वाली नज़दीक वाली साइड में सफियर के ऊपर नेगेटिव चार्ज और अपोजिट वाली साइड में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। आपने ये नहीं सोचना है कि हमने चार्जेस को अलग कर दिया और अपनी बॉडी चार्ज हो गई। अभी तक
कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे ही हम इस ग्लास रोड को दूर ले जाएंगे ये सफ़ियर के नेगेटिव और पॉजिटिव वापस एक दूसरे से कंबाइन कर जाएंगे। इसके लिए अब हमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आता है। हम क्या करते हैं, इस सफ़ियर को टच कर देते हैं अर्थ के साथ में, जिसे हम बोलते हैं अर्थिंग। तो इसकी अर्थिंग करने के बाद में इस पॉजिटिव साइड की वजह से अर्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होकर सफ़ियर के पास आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी अपने सफ़ियर के पास थे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसने अर्थ से गेन कर लिए। तो इस तरह से क्या मिलेगा अपने को कि ये जो पॉजिटिव चार्ज जो है ये अर्थ के इलेक्ट्रॉन के साथ में कंबाइन करके ये जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स और ये पॉजिटिव जो चार्ज है ये आपस में कंबाइन करके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और सफ़ियर के पास कौन सा चार्ज रह जाएगा, नेगेटिव रह जाएगा। अब आपने क्या करना है, एक बार टच किया अर्थ को और फिर अर्थ को हटा देना है, उसके बाद आपने रोड को रिमूव करना है। यानी कि आपने पहले नंबर पे पहले आपने अर्थ को हटाना है, उसके बाद में आपने ग्लास रोड को हटाना है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। इस वाले केस में अगर आप गलती कर दोगे, आप ग्लास रोड को पहले हटा दोगे तो अर्थ ने जितने इलेक्ट्रॉन दिए थे वो वापस ले लेगी और जो बॉडी है वो पहले जैसी हो जाएगी। तो इस तरह से आप जब इस ग्लास रोड को हटाओगे अर्थिंग को हटाने के बाद में, तो इस ग्लास रोड पे जो नेगेटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि सफ़ियर ए को आपने नेगेटिवली चार्ज कर दिया विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड, और आपने ग्लास रोड को टच भी नहीं किया। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसके बाद में देखते हैं, थोड़ा सा अपना एग्जाम्पल को एडवांस करते हैं। हम अब दो बॉडीज लेके चलते हैं और ये देखते हैं कि किस तरह से इन दोनों बॉडीज को भी चार्ज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन। तो देखिए वही पॉइंट हमने क्या लिया, ये ग्लास रोड ली, इस ग्लास रोड पे हमने पॉजिटिव चार्ज माना है और स्टार्टिंग में ये जो स्फीयर्स हैं ए और बी, इस स्फीयर ए के पास भी अपना चार्ज न्यूट्रलाइज है क्योंकि प्लस और माइनस एक दूसरे के पास है। इस तरह से स्फीयर बी जो है ये भी कुछ इस तरह से है। अब क्या होगा, जैसे ही हम इस ग्लास रोड को इसके नज़दीक लेके जाएंगे तो नज़दीक ले जाने के बाद में आप क्या देखोगे कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है रोड है वो इस स्फीयर ए के नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगी और पॉजिटिव को रिपेल करना स्टार्ट करेगी ग्लास रोड। फिर बी वाला क्या करेगा, ए वाले के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि बी का जो सरफेस है वो टच में है ए के साथ में। ए का जो पॉजिटिव वाला सरफेस जो है वो क्या करेगा, उस साइड में बी के नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव चार्ज जो है वो बी के मूव करके इस साइड में आ जाएंगे, इसके स्फीयर के लेफ्ट सरफेस पे, और पॉजिटिव से पॉजिटिव रिपेल होकर दूसरी तरफ चले जाएंगे। अब ये देखिए इसमें इतना टाइम नहीं लगता, ये फास्ट प्रोसेस होती है। इसको समझने के लिए हमने इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया है। क्योंकि ए और बी आपस में एक दूसरे के टच है तो आप क्या देखोगे कि जो ए वाले इलेक्ट्रॉन बी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ए के पास ट्रांसफर होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से देखो बी के पास सिर्फ कौन सा चार्ज रह जाएगा, पॉजिटिव, और ये दोनों ये वाला हिस्सा जो देखा आपने जहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कंबाइन करें ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ए के पास सिर्फ रह जाएगा नेगेटिव चार्ज और बी के पास रह जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस आपस में न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, अब इन दोनों के बीच में गैप बढ़ाना है, यानी कि ए और बी को अलग कर देना है। पहले इनको अलग करना है, उसके बाद में आपने ग्लास रोड को अलग करना है। तो दोनों सफ़ियर को अलग किया आपने, अलग करने के बाद में फिर आप ग्लास रोड को अलग कर दो। उस केस में आप क्या देखोगे, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पूरी तरह से सफ़ियर ए पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली, इसी तरह से सफ़ियर बी पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन आपने दो बॉडीज ए और बी को भी चार्ज कर दिया, ए बॉडी नेगेटिव चार्ज और बी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें हमें अर्थिंग की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। पहले वाले केस में हमें अर्थिंग करना पड़ रहा था, यहाँ बिना अर्थिंग के इंडक्शन की हेल्प से हम दो बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं। तो ये था आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब देखते हैं सबसे बढ़िया पॉइंट अपना कॉन्सेप्ट बूस्टर नंबर 1। मेरे जितने भी लेक्चर होंगे आपको उसमें एक बात देखने को मिलेगी कि जितने भी डायग्राम्स होंगे
मैक्सिमम डायग्राम्स हम उनको कलर्ड लेके चलेंगे और एनिमेशन के साथ लेके चलेंगे ताकि आपको किसी भी कंसेप्ट को समझने में बिल्कुल भी परेशानी न हो। इसके अलावा न्यूमेरिकल्स तो कवर करेंगे और हम कॉन्सेप्ट को भी अलग से हाईलाइट करेंगे ताकि आपके माइंड में उसकी इमेज बनी रहे, जैसे कि यहाँ किया गया है कॉन्सेप्ट बूस्टर नंबर 1। इसका मीनिंग ये है कि ये जो पॉइंट है ये आपको अच्छे से याद रखना है और ये कुछ हटकर है। तो देखो अभी आपने क्या देखा था कि इंडक्शन से दो बॉडीज को चार्ज किया था। कैसे किया था, जैसे दोबारा मैं देख लेता हूँ। ये आपका क्या था, ये ग्लास रोड थी और ये साथ में एक सफियर था, सिंगल सफियर ले लेता हूँ। इस सफियर पे आपने चार्ज प्रोड्यूस किया था नेगेटिव। अब ये देखो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कहता है कि अगर इस चार्ज की वैल्यू हम मान के चलते हैं, इस चार्ज की वैल्यू ये वाला जो इंड्यूस हो इसको क्यू डैश मान के चलते हैं और रोड के पास चार्ज की वैल्यू क्यू है, तो क्यू डैश और क्यू की ये रिलेशनशिप है। अब इस रिलेशनशिप में देखो क्या है कि क्यू डैश की वैल्यू यानी कि इंड्यूस चार्ज की जो वैल्यू होती है इज इक्वल टू माइनस क्यू ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई के ब्रैकेट क्लोज। यहाँ के होता है अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि ये एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि ये जो बॉडी है वो किस चीज़ की बनी है उसके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे मेटल की बनी है तो उस केस में के की वैल्यू हम लेके चलते हैं इनफाइनाइट। मान लेते हैं कि ये जो बॉडी बी है ये मेटल की है और ये आपकी ग्लास रोड है। तो अब आप देखो के की वैल्यू इसके लिए क्या होगी, इनफाइनाइट। इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो क्यू डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस क्यू 1/1 इनफाइनाइट, 1 माइनस 1 इनफाइनाइट। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जीरो बन जाता है 1 इनफाइनाइट, तो ये आ जाता है माइनस क्यू। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपका ये जो चार्ज मेटल पे आया है क्यू डैश, उसकी वैल्यू इस चार्ज की बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट है। तो इससे ये पता लगता है कि मेटल के अलावा ऐसा कोई भी अपने पास सब्सटेंस नहीं हो सकता जो बिल्कुल इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को इंड्यूस कर सके विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन। यानी कि मेटल पे चार्ज हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होंगे, इसके अलावा इंड्यूस किया हुआ चार्ज हमेशा इंड्यूस करने वाले चार्ज से कम ही रहेगा। ठीक है ना। तो ये आपका था कॉन्सेप्ट बूस्टर जो आपने ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे कि अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आपने इस लेक्चर में आपने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा, कंडक्शन के बारे में पढ़ा, इंडक्शन के बारे में पढ़ा और आपने इलेक्ट्रिक चार्ज का बेसिक कंसेप्ट पढ़ा कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। लेक्चर नंबर 2 में हम देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज दैट आर शोन बाय द इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज, मास और चार्ज कैसे डिफरेंस है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और इसके अलावा और भी जो पॉइंट्स होंगे वो हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 में। तो मिलते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।